नमस्कार, ये है कास इंडिया और मैं हूं अंकुर शुक्ला। दोस्तों, देश भर में एक रिसर्च की वजह से काफी हंगामा मचा हुआ है। ये जो रिसर्च है वो गिलोय से संबंधित है और ये रिसर्च मुंबई में उस समय आया है जब देश कोरोना काल की त्रासदी से जूझ रहा है। रिसर्च में ये बात कही गई है कि गिलोय का दुष्प्रभाव लोगों में लीवर की समस्या का कारण बन रहा है। ये भी कहा गया है कि इस वजह से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 3 विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे बीच दिल्ली आकाश हेल्थ केयर से गैस्ट्रो विशेषज्ञ डॉक्टर शरद मल्होत्रा है। नमस्कार। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में करीब आयुर्वेद रिसर्च के क्षेत्र में करीब 44 वर्षों का अनुभव रखने वाले डॉक्टर विशाल त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और ये आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मूलचंद्र अस्पताल के पूर्व हेड भी चीफ भी रह चुके हैं। तीसरे जो विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर आरपी पराशर हैं, जो निगम पंचकर्मा अस्पताल के चिकित्सा अध्यक्ष भी हैं, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन आयुष। आप सभी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर शरद के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर शरद, ये जो एलोपैथ में रिसर्च की प्रक्रिया है वो कैसे की जाती है और इसकी विश्वसनीयता तय कैसे होती है, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा। अंकुर जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आज के समय के अंदर कोविड के आने के बाद में और कोविड से जुड़ी हुई जितनी भी दवाइयां और वैक्सीन के मामले में जो भी काम किया गया है उसको रिसर्च बेस्ड, जिसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहा जाता है, उसके फेज में चला जाता है। इसकी जो किसी भी तरह की दवाई को इस्तेमाल करने की जो स्टेजिंग होती है वो 3 तरह के ट्रायल्स के अंदर या 3 तरह की स्टेजेस या फेजेस कहे जाते हैं, उसके अंदर किया जाता है। ये फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल होने के बाद ही आम जनता के पास में इस चीज को रिलीज किया जाता है कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वो चाहे कोई गोली हो, चाहे कोई दवाई देने की पद्धति हो, कोई इंजेक्शन हो या किसी प्रकार का ऐसा प्रोसीजर हो जो नया आया हुआ। ये वाली समस्या आती है जिसके अंदर हमें एक नई चीज डेवलप करनी पड़ती है, तो उसके लिए फेज 1 में सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि क्या वो किसी भी टारगेट ग्रुप, यानी जिन लोगों के अंदर हमने उस दवाई या इंटरवेंशन को करना है उसमें किसी को नुकसान नहीं हो। फेज 2 में जाने के बाद में उसको नॉर्मल इंसानों के ऊपर यूज किया जाता है और उसकी सेफ्टी एनालिसिस को तैयार किया जाता है, यानी कि वो सेफ है किसी को देने के लिए। और फेज 3 के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका नंबर बड़ा हो जाता है, जिसके ऊपर इस्तेमाल करके देखा जाता है कि उसकी एफिकेसी यानी काम करने की क्षमता कितनी अच्छी है और उसकी तरह से किसी तरह की खराबी नहीं। ये तीनों तरह के फेजेस जो होते हैं, फेज 3 के एनालिसिस आने के बाद में ही इसको पीयर किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि जो लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग उस सारे रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर अपना विचार प्रकट करते हैं कि क्या वो जनरल में यूज करने के लिए सेफ है या नहीं। आप सब लोगों ने अभी देखा होगा कि कोवैक्सीन की जो वैक्सीन थी उसका 3rd फेज एनालिसिस की वजह से ना आने की वजह से उस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी, और अब जैसे ही फेज 3 का एनालिसिस आया है तो हमें बड़ी खुशी से ये बताना पड़ सकता है कि हमारे देश की बनी हुई वैक्सीन भी बहुत अच्छी निकली। लेकिन क्योंकि जब तक फेज 3 का एनालिसिस नहीं था तो जो साइंटिफिक वर्ड था उसको उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में हर चीज लिखित रूप से एक पर्टिकुलर मेथड्स को फेज 1, 2, 3 को फॉलो करके ही बाहर आती। ये साइंस में किसी भी दवाई, किसी भी वैक्सीन, किसी भी इलाज की एक पद्धति का एक सीक्वेंस। ठीक है। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे और डॉक्टर पारासर दोनों से एक एक करके मैं पूछना चाहूंगा कि सर, क्या आयुर्वेद जो है उसमें रिसर्च की कमी और डॉक्यूमेंटेशन न करने की जो हमारी प्रवृत्ति रही है, जो पहले से चली आ रही है, क्या उसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं? सबसे पहले डॉक्टर एस बी त्रिपाठी।
देखिए, जिसे आप रिसर्च समझते हैं, आप या आज के लोग, वही ही रिसर्च नहीं कहलाती। पहले चीज तो ये आप समझ लीजिए, ये मॉडर्न रिसर्च है। हमारे आयुर्वेद में हजारों साल से ये लिखा है कि गेहूं, चावल, दाल, इनमें ये रस गुण पीर विपाक होता है, ये इस रोग को ठीक करती है, ये इस बीमारी में नुकसान करती है, ये इसके दुष्प्रभाव हैं। ये मानव पर हमारे यहाँ रिसर्च हुई है हजारों साल पहले, जो प्रैक्टिकल है, अनुभवजन्य, कुत्ता बिल्ली वाली नहीं है रिसर्च हमारे आयुर्वेद में। नंबर 1। नंबर 2, यदि त्रिफला खाने से पेट साफ होता है, ये आज हमारे यहाँ हजारों साल से लिखा है। उसी किताब में ये भी लिखा है कि दही खाने से, मीठा खाने से, घी खाने से डायबिटीज भी होता है। तो हम जो मनुष्यों पर हजारों साल पहले से रिसर्च हुई, उसको हम छोड़ दें और अभी 100 साल पहले जब जन्म नहीं हुआ था एलोपैथी का, और वो हमें सिखाने लगे कि ऐसे रिसर्च करो, तो आयुर्वेद को ये मंजूर नहीं है। इनको मंजूर हो सकता है, लेकिन हमें मंजूर नहीं है। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी, एक चीज जो है यहाँ सोचने समझने की है, वो ये है कि जैसे हम किसी भी तरह की बात करते हैं आयुर्वेद को लेकर, तो हम उसमें ज्यादातर यूज करते हैं इस वर्ड का कि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है। आज जो वक्त है वो डॉक्यूमेंटेशन का है, जो चीजें हैं मतलब वो दिखनी चाहिए लोगों को, उसका प्रूफ मांगते हैं लोग। दुनिया बदल गई है। तो मैं प्रूफ दे रहा हूं ना। अब जी जिस विषय पे आइए, आप गिलोय पर आ रहे हैं ना। जी कैंसर के सैकड़ों पेशेंट पे मैं गिलोय यूज कर रहा हूं और लीवर फंक्शन सारी जांच करा रहा हूं। जी सालों यूज करने के बाद मुझे किसी भी पेशेंट में एलएफटी डिरेंज नहीं मिला। एविडेंस बेस बता रहा हूं। जी लेकिन वो गिलोय होनी चाहिए शुद्ध। ऐसा कहीं ना हो कि मैंने कहा कि आप जो है दूध ले आइए और पता चला उसमें यूरिया मिला हुआ, पॉइजन मिला हुआ, आप दूध ले लें और कह दे दूध खाने से इनको डायरिया हो गया। जी शुद्ध गिलोय मैं सैकड़ों मरीजों पर यूज कर रहा हूँ, सबको एलएफटी कराता हूँ हर महीने, किसी का भी लीवर डैमेज नहीं हुआ। नंबर 2। नंबर 3, जो रिसर्च आपने बताई है कि इन लोगों ने ट्रायल किया कि लीवर डैमेज हो गया, उन्होंने सीधे बायोप्सी कर दी। क्या किसी रिसर्च प्रोटोकॉल में ये उन्होंने लिखा है कि उन मरीजों ने केवल गिलोय ही खाई? मेरे पास इस समय मोर देन 1000 पेशेंट हैं जो ये आके कहते हैं कि पोस्ट कोविड मेरा लीवर खराब हो गया, मैंने पैरासीटामोल खाई, मैंने स्टेरॉइड खाया, मेरा शुगर बढ़ गया, मेरा लंग्स खराब हो गया। क्या ये मेरे ऑब्जर्वेशन को आप गलत मान लेंगे? मैं भी तो ये कह रहा हूं ना कि इतना नुकसान जो हो रहा है, जो आज के प्रैक्टिशनर है उनसे पूछे। हमारे पास तो पोस्ट कोविड पेशेंट आ रहे हैं, सारे वैद्यों के पास हजारों की संख्या में। किसी का शुगर बढ़ गया, किसी का लीवर डैमेज हो गया, किसी का किडनी डैमेज हो गया, किसी की बोन डैमेज हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया। तो क्या मैं ये कह दूं कि इन दवाओं के खाने से हुआ? आप इतनी बात मान लेंगे जब तक प्रमाण नहीं होगा? मैं ये कह दूं कि होम्योपैथिक साइंस खराब है। हाई कोर्ट ने कमेंट किया था एलोपैथिक डॉक्टरों पर कि आप कह दें होम्योपैथिक खराब है तो खराब हो जाएगी आपके कहने से। कोई 2 डॉक्टर ये कह दें कि हमने पूछा मरीज से कि वो गिलोय खा रहे थे और हमने बायोप्सी कर ली। कहीं डायरेक्ट बायोप्सी की जाती है? और किस प्रोटोकॉल में लिखा है बायोप्सी की जाती है? पहले आप एलएफटी करिए, पहले अल्ट्रासाउंड करिए, उसके बाद प्रूफ करिए। दूसरी चीज, उनसे ये पूछिए कि क्या उन्होंने गिलोय ही भर खाई थी? क्या उन्होंने पैरासीटामोल नहीं खाया था? क्या उन्होंने स्टेरॉइड नहीं खाया था? क्या उन्होंने रेमडेसिविर नहीं खाई थी? क्या उन्होंने एरिथ्रोमाइसिन नहीं खाई थी? इन सभी के प्रूफ रिजल्ट है अमेरिका में। इंडिया वाले नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। अमेरिका में प्रूफ रिसर्च है कि पैरासीटामोल से लीवर डैमेज होता है, एरिथ्रोमाइसिन से लीवर डैमेज होता है। अच्छा डॉक्टर त्रिपाठी, इस पे तो विस्तार से हम अभी चर्चा करेंगे। एक बार हम डॉक्टर पराशर की भी राय जान लेते हैं। डॉक्टर पराशर, आपने विशेष तौर पे इस मामले को लेकर अपने संगठन की ओर से कड़ी निंदा जताई है।
आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर, ये जो विवाद बनता हुआ दिख रहा है एक रिसर्च के बहाने? वास्तव में हुआ क्या है कि कोविड के दौरान आयुर्वेद की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ी है। लोग समझ रहे हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से हम इम्यूनिटी अपनी दुरुस्त कर सकते हैं और खाली कोविड से नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। एक लॉबी सक्रिय हो गई आयुर्वेद के खिलाफ, उसमें फार्मा लॉबी मेन है, जो कि अपने बिजनेस को बचाना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, जिनको नजर आ रहा है कि अगर आयुर्वेद की बात मान ली गई, आयुर्वेद की स्वीकार्यता बढ़ी, तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। उन्होंने अपने साथ कुछ और तथाकथित लोगों को मिला जो अपने आप को रिसर्च एक्सपर्ट कहते हैं। अब उन लोगों ने क्या किया कि ये एक स्पॉन्सर्ड सो कॉल्ड रिसर्च, मैं इसको रिसर्च तो मानता ही नहीं, जैसे त्रिपाठी जी ने भी कहा, मैं ये कहूंगा कि उन लोगों ने जिनकी ये बात कर रहे हैं, उन्होंने स्टेरॉइड खाया होगा, उन्होंने एंटी फंगल दवाई खाई होगी, उन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाई होगी, उन्होंने जो है और ऐसी दवाइयां खाई होंगी जिनसे उनका लीवर डैमेज हुआ। और ये जो अपने आप को एक्सपर्ट बता रहे हैं, रिसर्च का जिसका हवाला दे रहे हैं, अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि गिलोय से उनका लीवर खराब हो गया। आज की तारीख में भी सबको पता है कि लगभग 40% दवाइयां ऐसी जिनसे के लीवर डैमेज हो जाता है और हेपेटोटॉक्सिक होती हैं, जैसे टीबी की दवाइयां हैं, कैंसर की दवाइयां हैं। और ये सारे के सारे एक्सपर्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी के केस में आयुर्वेदिक दवा देते हैं ताकि लीवर डैमेज होने से आगे बच जाए और लीवर के फंक्शन नॉर्मल हो जाए। और उन लीवर की जो दवाइयां हैं उनमें से गिलोय एक है, प्रमुख है। तो जब गिलोय लीवर को बचाने का काम कर रही है तो ये तो कदापि संभव नहीं कि लीवर जो है गिलोय से डैमेज हो जाए, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो रिसर्च की बात बार बार कर रहे हैं, रिसर्च का अपनी एक मेथोडोलॉजी होती है, और एलोपैथिक रिसर्च की तो हम आजकल समझ में नहीं आता है। कोई दवाई जो 10 साल 20 साल 30 साल पहले आई, आज पता लगता है कि उसके तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं और उसको डिस्कार्ड करके नई दवाई इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। यानी आज जो रिसर्च इनकी है वो कल झूठी सिद्ध हो जाएगी। तो हम तो इनकी जो रिसर्च है उसको बिल्कुल नकार रहे हैं। और आयुर्वेद चूंकि एक ऐसा शास्त्र है जिसको के रिसर्च के बाद लिखा गया है, मनुष्यों पर रिसर्च करके लिखा गया है, उसमें लिखी कोई आज तक बात ये रिसर्चर झूठा सिद्ध नहीं कर पाए हैं। तो ये बिल्कुल एक आयुर्वेद के खिलाफ साजिश रची जा रही है कि आज गिलोय की बात है, कल किसी दूसरी जड़ी बूटी की बात आएगी, उसके बहाने आयुर्वेद को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, आयुर्वेद को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आयुर्वेद के खिलाफ साजिश रची जा रही है। और हम बिल्कुल खुले तौर पर ऐसी रिसर्च का और ऐसे जो रिसर्चर हैं उनका विरोध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। और हम कहते हैं कि इस बात पर अब रिसर्च होनी चाहिए कि जो मरीज जिनकी ये बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं उनका रिकॉर्ड सामने लाया जाए, वो सार्वजनिक किया जाए और देखा जाए कि गिलोय के अलावा उन्होंने और कौन कौन सी एलोपैथिक दवाई खाई है, जिससे सारी की सारी सच्चाई जनता के सामने आ सके। ठीक है डॉक्टर शरद, रिसर्च पे सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो दुष्प्रभाव है वो एलोपैथ मेडिसिन की है। कहाँ तक सहमत हैं आप इस चीज से, और क्या ये मानते हैं कि इस रिसर्च में कुछ इन पहलुओं को भी नजरअंदाज किया गया है, सीधे आयुर्वेदिक दवाइयों के बहाने एक निशाना जो है वो आयुर्वेद पर साधने की एक पहल हुई है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, एक छोटी सी स्टडी पब्लिश होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि ये एलोपैथिक और आयुर्वेदिक की आपस में कोई लड़ाई शुरू हो गई। आई थिंक ये कंसेप्ट जो है हम गलत तरीके से उसका नजरिया देखने का गलत हो चुका है। दो बातें बिल्कुल क्लियरली समझनी जरूरी हैं। जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि गिलोय की जो जो क्वालिटी है वो ठीक होनी चाहिए, वो हर एक गली मोहल्ले नुक्कड़ पे बिकने वाली चीज नहीं हो सकती है। हमारे पास बीच के पीरियड में जिन लोगों को कोविड नहीं भी हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोग जो डर के मारे काढ़ा दिन में 3 बार पीने लग गए थे, बहुत सारे लोग पेट और लिवर की प्रॉब्लम्स के साथ में आए थे। उसका ये मतलब नहीं था कि काढ़ा खराब है, क्वेश्चन ये था कि काढ़ा कहाँ से आ रहा है, किस क्वालिटी का है, और क्या वो उस पर्सन को उतना सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्लस उसकी क्या मात्रा होनी चाहिए। आई थिंक जो ये नेसेसरी था वो इस बात को डेवलप करना नेसेसरी था कि यदि हम किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि कोई भी चीज या कोई भी चिकित्सा पद्धति अगर हजारों साल पुरानी है
तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ मेरिट होगा, तभी वो इतने साल तक चल सकती है, वरना नहीं चल सकती। पर उसके लिए करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन की प्रोपोगेशन, उसको फैलाव जो है वो करेक्ट तरीके से होना चाहिए। और कुछ साइंस के मापदंड देखिए हमें मानने पड़ते हैं, हम ऐसा नहीं कह के कर सकते कि हम हजारों साल से इस काम को करते चले आ रहे हैं तो वो ठीक है। हमें आज के समय के हिसाब से, आज हमसे भी सवाल अगर पूछा जाता है तो डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, टीबी की दवाई के साथ भी लिवर के ऊपर जोर आता है, कैंसर की दवाई की वजह से भी ऊपर जोर आता है, लेकिन उस चीज में हम प्रोएक्टिवली ढूंढ रहे होते हैं। तीसरी चीज, जब भी किसी पर्सन की लिवर बायोप्सी की जाती है, लिवर बायोप्सी करने का मतलब ये होता है कि उसकी पहले की बाकी सारी जांचें कर दी गई हैं और उसके बाद में लिवर बायोप्सी कभी भी पहली जांच नहीं होती है किसी को करने। तो इसलिए हम बजाय इसके कि हम इस जो डिस्कशन को एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा बनाते हैं, वो बिल्कुल गलत नजरिया है उसको सोचने का। हमें ये सोचने की जरूरत है कि शायद इस समय पे जो कोविड की महामारी आई है, इसकी वजह से हमारी शरीर के फंक्शंस कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो रहे हैं कि शायद नॉर्मल चीजें भी हमको गलत तरीके से इफेक्ट कर रही हैं। और एनालिसिस होना चाहिए तो हर चीज का डेफिनेट एनालिसिस होना चाहिए, जिसमें चाहे वो कोविड की बीमारी का एनालिसिस हो, एलोपैथी की दवाइयों का एनालिसिस हो, या कोई आयुर्वेदिक चीज या किसी भी तरह का हर्बल प्रोडक्ट लिया। एनालिसिस इंटायरली इन टोटल होना जरूरी है ताकि जनरल पॉपुलेशन को इंफॉर्मेशन करेक्ट जा सके। और हर पर्सन हर चीज सूट करती है ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर हमें आयुर्वेदिक दवाई भी यूज करनी है किसी पर्सन के लिए, तो उसके लिए एक करेक्ट मापदंड जो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर करें वो इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि गली मोहल्ले पड़ोस में हम एक दूसरे को एडवाइस करते रहे। बहुत सही बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर त्रिपाठी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ और डॉक्टर पराशर से भी संक्षेप में आप दोनों अपने विचार रखें। दरअसल कोरोना काल है, इसमें जो आम व्यक्ति है वो उम्मीद करता है कि उसकी जान बची रहे, संक्रमण से वो बचा रहे। तमाम तरह की जो इसमें अभी जो हमने दूसरी लहर में परेशानियां देखी है वो कहीं ना आ जाए, तो इस चीज को लेकर लोग डरे हैं, लोग सहमे हुए हैं और लोग ये चाहते हैं कि चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, सारी पद्धतियां उनके लिए जीवन रक्षक बने। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जो एलोपैथ बनाम आयुर्वेद की ये जो लड़ाई हम देख रहे हैं कि कुछ समय से हावी हो रही है हमारे ऊपर, ये कब तक चलती रहेगी? इसका कोई समाधान तो होगा? क्या समाधान हो सकता है आप लोगों की नजरों में? देखिए, जो अच्छे चिकित्सक है, जो रियल जिसे हम चिकित्सक कह सकते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि हमें मरीजों को लाभ देना है, मरीजों को जिंदगी बचाना है, उनको रोगी से मुक्त दे करके ऐसी दवा देना है कि उनको साइड इफेक्ट्स ना हो, उनको कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये अच्छे चिकित्सक सभी मानते हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक। और मैं भी ये मानता हूँ कि अगर कोरोना के पीरियड में कोई आयुर्वेदिक दवा प्रिस्क्राइब की गई है तो उसकी मात्रा, कितने दिन खाना है, किस प्रकृति के व्यक्ति को देना। हमारे यहाँ 3 प्रकृतियां हैं, वातज, पित्तज, कब्ज। सबको एक दवा नहीं दी जा सकती। अगर किसी मिनिस्ट्री ने ये कह भी दिया कि काढ़ा पिलाइए, तो ये चिकित्सक का दायित्व है कि उस कफ प्रकृति के व्यक्ति को कितने दिन पिलाना है, पित्त प्रकृति के व्यक्ति को कितने दिन पिलाना है, वात प्रकृति के व्यक्ति को कितने दिन पिलाना है, कितनी मात्रा में पिलाना है। ये हमारा चिकित्सकों का दायित्व है। आयुर्वेद भी अति योग से नुकसान मानता है। जैसे दूध फायदेमंद है, लेकिन 1 किलो दूध पियाएंगे तो किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, खांसी आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी अति योग का विधान नहीं है कि किसी औषधियों को आप अधिक मात्रा में उपयोग करिए। अब रही बात ये जो लड़ाई की बात है, मैं समझता हूँ अच्छे चिकित्सक कभी नहीं लड़ सकते। अच्छे चिकित्सक सदैव ये चाहते हैं कि भैया जितनी मेरी सीमा है आप मेरी दवा कर लो, अगर मेरे यहाँ नहीं है तो हम लोग भी रिफर करते हैं बहुत सारे पेशेंट्स को सर्जरी में। और मेरे पास भी बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टरों से रिफर्ड पेशेंट आते हैं कि हमारे से साहब हो गया, जैसे लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, न्यूरोलॉजी की है, सोरियासिस की है, IBS की है। मेरे पास रिफर्ड आते हैं एलोपैथिक डॉक्टरों से पेशेंट। वो ये कहते हैं मरीज से कि आपको जहां भी लाभ मिले लीजिए, हमें कोई विरोध नहीं है। तो ये आयुर्वेद एलोपैथिक का विरोध नहीं है अच्छे चिकित्सकों द्वारा। ये केवल जो राजनीति करते हैं या जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसा डॉक्टर पाराशर ने कहा कि इस जो आपने रिपोर्ट भेजी थी उसमें लिखा था कि आयुष मिनिस्ट्री ने लिखा है कि सबको
गिलोय खिलाइए। आयुष मिनिस्ट्री ने केवल गिलोय नहीं लिखा, आयुष मिनिस्ट्री ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो इस रिसर्च से ये ध्वनित होता है कि उनका टारगेट जो है आयुष मिनिस्ट्री को फोकस करना है कि इन्होंने गलत किया। तो यहाँ कुछ हद तक मुझे शंका लग रही, कुछ हद तक, कि ये रिसर्च जो है एक स्पॉन्सर्ड है। अगर सचमुच रिसर्च करनी है तो उनको ये बताना चाहिए कि ये मरीज पहले ये दवा ले रहा था, उसके बाद उसने इस कंपनी की दवा ली, इतनी मात्रा में ली, हमने पहले लीवर फंक्शन कराया, फिर अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें इतना लीवर इन्वॉल्व था, उसमें इतना, तब बायोप्सी करते। उन्होंने सीधे कह दिया कि उन्होंने गिलोय छोड़ा तो ठीक हो गया। ऐसा मैं नहीं समझ सकता। हो सकता है उनका अनुभव, मेरा भी अनुभव क्या है, मैं अनुभव आपको बताऊं कि जिनको शुगर नहीं थी, जब मेरे ट्रीटमेंट में आए पोस्ट कोविड स्प्राइड लेकर के, उनको शुगर हो गया। जो मेरे जिनको किडनी डैमेज नहीं थी उनको किडनी हो गई, ब्लड यूरिया पहुंच गया जाकर के 200। जिनको लीवर डैमेज नहीं था, कम से कम सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जिनको मेरे पास रिकॉर्ड है, सबका लीवर डैमेज हुआ पैरासिटामोल से। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि एलोपैथिक खराब है या मिनिस्ट्री आपने गलत दिया। ये तो आज की तारीख में दुनिया में चूंकि कोई दवा नहीं है वायरस की, कोविड की, तो एक जो जितने समझदार लोग हैं उन्होंने एक निर्णय लिया कि भाई सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आप ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ताकि हम मरीज की जान बचा सके। अब उसके साइड इफेक्ट हैं तो वो तो आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। ऐसे अगर गिलोय गलत बनी है या गिलोय के साथ कोई और दवा लिया है तो वो नुकसान कर सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन गिलोय नुकसान करती है। मैं कैंसर के पेशेंट्स को दे रहा हूँ और सालों से दे रहा हूँ, एक हर महीने SGO TSGPT कराता हूँ, नहीं बढ़ा। मेरे पास रिकॉर्ड है, जब कभी आपको रिसर्च चाहिए मैं आपको सबका दे दूँ। और ये भी रिकॉर्ड है कि मरीजों का लीवर डैमेज हो गया। तो मैं तो ये नहीं कहता कि एलोपैथिक वाले डॉक्टर गलत कहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि लड़ाई नहीं है, ये केवल मेरी समझ से उनकी एक अपनी अनुभूति हो सकती है। लड़ाई तो हम आप आपस में राजनीति की वजह से करते हैं, जो मेरा अपना मानना है। डॉक्टर पाराशर, ये बहुत ही सुखद अनुभव है कि आमतौर पे अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि एक आयुर्वेद बनाम एलोपैथी के बीच एक मतलब एक भयंकर वाक्य संघर्ष जो है वो हमें देखने को मिला, चाहे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे न्यूज चैनल हो या हर जगह हम ये देखते थे। इवन कि इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आयुर्वेद के भी तरफ से बड़े बड़े जो संगठन हैं वो भी कूद पड़े थे। लेकिन यहाँ हम इस एक ये बेहतर संकेत है देखा जाए तो, यहाँ एलोपैथ और बनाम आयुर्वेद नहीं है बल्कि कई मुद्दों पे सहमति की भी वकालत की जा रही है। तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा। डॉक्टर पाराशर, आप क्या मानते हैं, क्या अगर ये राजनीति भी है तो इससे लाभ किसको मिलेगा और ये किस चीज का संकेत करता है? ये मतलब कहाँ ले जाने की कोशिश है इस पूरे लड़ाई के बहाने चीजों को? कोविड में हमने देखा जी कि एलोपैथी पूरी तरह फेल हो गई। कोविड को रोकने में या उसका इलाज करने में एलोपैथी आज भी पूरी तरह निष्फल है। सिर्फ कोविड के जो लक्षण है उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनका जो काम करने का तरीका है वो पहले इम्यूनिटी को बढ़ाती है और वो इम्यूनिटी फिर किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को खत्म करती है। जी, लेकिन एक सवाल बीच में मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर एलोपैथ पूरी तरीके से मतलब फेल है कोविड की चिकित्सा में, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद 100% चिकित्सा की गारंटी देती है? देखिए, मैं कहता हूं अगर पहली स्टेज में ही मरीज आयुर्वेद के पास आ जाता तो हम उसको पूरी तरह ठीक करने का दावा करते हैं, लेकिन अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है तो डेफिनेटली फिर हमें उसको बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ेगा जहाँ पे ऐसी सुविधाएं हैं जो उसको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं, उसको ब्रेथलेसनेस हो गई है, लीवर डैमेज हो गया, लंग्स डैमेज हो गए, उसके लिए डेफिनेटली उसको एलोपैथी शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पैथी आज की तारीख में जितनी डेवलप हुई है, आयुर्वेद पर ना तो उतना ध्यान दिया गया। आयुर्वेद को मात्र 3% हेल्थ का बजट दिया जाता है, तो आयुर्वेद से हम ऐसी अपेक्षा आज की तारीख में कर भी नहीं सकते। अभी वर्तमान सरकार के आने के बाद आयुर्वेद के बजट में वृद्धि हो रही है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अब मैं दोबारा उसी प्रश्न पर आता हूं कि आयुर्वेद और एलोपैथी की लड़ाई जो है बेसिकली कुछ निहित स्वार्थी तत्वों की लड़ाई है। हर एक एलोपैथिक डॉक्टर उस लड़ाई में शामिल नहीं है।
टीबी हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं जो कि आयुर्वेदिक दवाइयां लिखती हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी के लिए और उनके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आयुर्वेदिक पंचकर्मा हॉस्पिटल प्रशांत विहार, जहां पर के मैं मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हूँ, वहां दिल्ली का पहला आयुष पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोला गया है, जहां पर के लोग पोस्ट कोविड केयर के लिए आ रहे हैं जो कॉम्प्लिकेशन उनको हो रही हैं और हम उनको अच्छी तरीके से ट्रीट कर पा रहे हैं आयुर्वेद के माध्यम से। और लीवर के लिए मैं फिर वही बात कहूंगा कि जो लीवर की प्रॉब्लम है उस पर आयुर्वेदिक दवाई बहुत अच्छा काम कर रही है और उसमें गिलोय एक मुख्य तत्व है। जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां लीवर के लिए काम में लाई जाती है, अगर जो समानांतर धाराएं चल रही है इंडिया में, ये शायद सरकार की कमी है या कहिए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हठधर्मी है कि वो अलग अलग चलने को मजबूर है, अलग अलग चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि सभी पैथी मिलकर हम मानव कल्याण की बात करें, हम सबके स्वास्थ्य की बात करें। 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य की बात हुई थी, कहाँ गया वो टारगेट? क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ एलोपैथी पर था, इसीलिए उस टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए। अब समय आ गया है हम अब उस गलती को सुधारें, सभी पैथियों को हम साथ लेकर चलें और एक ऐसा मॉडल विकसित करें स्वास्थ्य के लिए जिसमें हर पैथी को सम्मान मिले, हर पैथी को उसका ड्यू जो रिगार्ड है वो मिले, जो उसका जगह है वो मिले और सारी पैथी मिलकर मरीज के कल्याण के लिए काम करें, स्वास्थ्य के लिए काम करें। हम ये देखें कि किस बीमारी में कौन सी पैथी अच्छा काम करती है या किस मर्ज की किस स्टेज में कौन सी पैथी अच्छा काम करती है। और इसके साथ ही मैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन की वकालत करूंगा, यानी अगर एक समेकित जो कार्यक्रम है हमारा, यानी एक ही सेटअप में एक ही पेशेंट पर अगर एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक दवाई दी जा रही है, होम्योपैथिक दवाई दी जा रही है, उसके अच्छे प्रभाव को देखते हुए तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन क्यों हम शुरू नहीं कर रहे हैं? एक ही वजह है कि इंटीग्रेटेड मेडिकल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हठधर्मिता है कि हम मिक्सोपैथी को अलाउ नहीं करेंगे। अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसको नौकरी करने के लिए वहां पर तनख्वाह दी जाती है। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर उसकी फीस मिलती है। तो आप मरीज का भला सोचिए, ले रहे हैं डॉक्टर पाराशर, इस चर्चा का जो है मैं देख रहा हूँ कि एक निचोड़ निकल रहा है, वो ये है कि तमाम विवादों से अलग हटते हुए जो हमारी ये दोनों पैथियां हैं, मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि ये जो पैथी है दोनों ये मिलकर एक दूसरे की पूरक बन सकती है इस महामारी काल में। डॉक्टर शरद, आपकी क्या राय है इस पे? क्या आप ऐसा मानते हैं कि हमें इन तमाम विवादों से ऊपर उठकर इस दिशा में ध्यान देना चाहिए कि मिलजुल कर कैसे जो है जान बचाई जाए इस महामारी काल में मरीजों की? थोड़ा सा कम समय में मैं चाहूंगा आप उत्तर दें, चूंकि टाइम बहुत सीमित है, 30 सेकंड के समय में अगर मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आपस की लड़ाई के अंदर किसी का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैं एलोपैथी के लिए ट्रेंड हूँ तो मैं आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में अच्छे से नहीं जान सकूंगा, उसको किस में इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं जान नहीं सकूंगा। उसी तरह से आयुर्वेदिक ट्रेंड प्रैक्टिशनर जो हैं, वो इंसान अपनी आयुर्वेदिक की दवाइयों को बेहतर मुझसे समझ सकता है। जो होम्योपैथी के ट्रेंड प्रैक्टिशनर, वो होम्योपैथी की दवाई को अच्छाई और बुराई समझ सकते हैं। मैं अगर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा कि मुझे ये एबीसी दवाई है जो कि बहुत अच्छी है एक फलांत बीमारी के लिए, तो मैं शायद अच्छे बुरे को ना समझ सकूं। ये कंटेंशन होता है कि एक पर्टिकुलर पद्धति का डॉक्टर एक पर्टिकुलर पद्धति को ही प्रैक्टिस करे। ये बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे देश में थैंकफुली सारी चीजों की उतनी अवेलेबिलिटी है, मरीज के पास उतनी चॉइस है कि वो किसके पास जाता है और क्या चीज को लेता है। लेकिन यदि मैं एमबीबीएस की ट्रेनिंग लेने के साथ में मैं आयुर्वेद और होम्योपैथी भी ट्रीट करूंगा तो मैं पेशेंट को सिर्फ नुकसान करूंगा, क्योंकि मैं हियर से पे जाऊंगा कि मुझे लगता है कि ये दवाई अच्छी है या मुझे लगता है कि ये देने से फायदा होगा। लेकिन अगर मैंने किसी चीज को स्टडी किया है तो मैं उसको बेहतर बना सकूं। इसीलिए जरूरी है कि हम क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर कंसंट्रेट करें। एलोपैथी का काम करें, आयुर्वेदा का काम करें, और हम लोग मिलके अपने डाटा को, जो साइंस होती है उस डाटा को शेयर करें और अपनी पॉपुलेशन को फायदा पहुंचाएं। दर्शकों, आपने ये देखा कि जो ये विवाद की स्थिति बन रही है वो एक सीमित दायरे में ही है। वैसे व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो जो आम चिकित्सक हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं सहमति कई मुद्दों पर रखते हैं, कई जरूरतों पर सहमत हैं,
और एक दूसरे का साथ देने की पहल को भी आगे बढ़ाने के पक्ष में है। तो ये जो विवाद खड़ा हो रहा है, इस पे हमें गंभीरता से सोचनी चाहिए, इस पे हमें अपनी अकल लगानी चाहिए कि वो जो एक कहावत है कि कहे सुने पे न जाए, अपनी अकल लगाए। तो आप ये देखिए कि आपके लिए कौन सी पैथी फायदेमंद हो सकती है, आपको कौन सी पैथी से लाभ मिल रहा है, किस परिस्थिति में किस पैथी का आपको सहारा लेना है, ये तय करना मुझे लगता है कि आम लोगों की ही जिम्मेदारी है। और इन विवादों के चक्करों में पड़कर किसी पैथी के प्रति या किसी विशेष तकनीक के प्रति किसी प्रकार के विचार कायम करना भी एक तरीके से गलत साबित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस महामारी काल में आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की जो लड़ाई है, ये आगे देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि परस्पर सहयोग का एक जो सिलसिला है वो देखने को मिलेगा। तो इस सकारात्मक उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर से एक जानकारी परक और सूचना परक कंटेंट लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते आप सभी जो विशेषज्ञ हैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।